सारी आ गई हैं। चले। फर्स्ट जैसे करते हैं। 3 नवंबर से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, 3 नवंबर पे किस किस का एग्जाम था? 3 नवंबर पे जिसका एग्जाम था, जो पास है जो फेल है, सारे बताएं। अच्छा, पहले पास कौन हुई है 3 नवंबर पे, कौन है? मेरी जो कैंडिडेट पास थी। अच्छा, जो पास है पहले वो बताएं, और फिर जो नहीं पास फिर वो उनका एक्सपीरियंस। जल्दी से डियर, फिर वो। चलें डॉक्टर, अभी आपसे स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करें, आपका फिफ्थ को था। जी जी। स्लाइड। चलें आप स्लाइड फिफ्थ वाली करें, और फिर अपना थोड़ा थोड़ा बताती जाएं एक्सपीरियंस। नहीं नहीं मैडम, मेरा था 6 को। हम्म। जी। हाँ, सिक्स वाला। हम्म। अच्छा मैडम, पहला स्टेशन जो था इसमें हम्म। टीचिंग स्टेशन था बैड ऑफ स्टैटिक हिस्ट्री का, जिसमें और मतलब बहुत लंबा सिनेरियो था, जिसकी वजह से उन्होंने वहां पे जस्ट ये मेंशन किया था कि PG1 को टीच करें अलॉन्ग विद इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री। बट जो इन्वेस्टिगेशन और हिस्ट्री थी ना, ये भी PG1 को ही सारी उन्होंने रिटर्न फॉर्म में दी हुई थी। तो अब पहले तो बैड ऑफ स्टैटिक हिस्ट्री बस हमें बस इतना कहा था, बैड ऑफ स्टैटिक हिस्ट्री की पेशेंट को मैनेजमेंट बतानी है। लेकिन वो जो इतना लंबा नोट था जिसके ऊपर पूरी हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन सब लिखा था, वो उन्होंने फर्स्ट R1 को दिया हुआ था, और उसने हमें एक एक बात वर्बली बता दी थी। हम्म। तो खैर डेट वाज अ क्वाइट डिस्टर्बिंग, वो इतनी हम्म। लंबी हिस्ट्री उससे पूछना, जो कि पूरे एक पेज की इतनी लंबी हिस्ट्री थी। बट है स्टार्ट वे के टीचिंग के जो आपने प्रोटोकॉल्स बताए थे उधर से शुरू किया कि और उसके बाद जो है ना मतलब फर्स्ट ईयर को भी इंट्रोड्यूस करवा के, और हेलो हाय वर्क प्लेस और वो सब बातें पूछ के, और उसके बाद हमने क्योंकि बैड ऑफ स्टैटिक हिस्ट्री की मैंने मतलब जो पॉइंट्स फिर मिसिंग थे पहले मैंने उससे वो बताया, पूछा कि आप बताओ कि आपको उससे पेशेंट साहब ने पहले पूछा। मैंने सुस्ती पैया। जी जी। डॉक्टर रबिया, आप ना सबको म्यूट कर दे। ओके। बंद है ना, एक दफा फिर रीस्टार्ट करो। ठीक है। अच्छा, और सेकेंडली ये कि जब उसमें मैंने पहले तो उनको हिस्ट्री पॉइंट्स बताए जो जो मिसिंग थे उस हिस्ट्री में ना, कि आपने IUDs का जरूर पूछना कब कब किस किस गेस्टेशनल एज पे हुआ, उसकी रीजन कोई हाइपोक्सिया थी या कोई और एक्सीडेंट था, क्या क्या था, जिस पे एग्जामिनर काफी खुश हुई कि एटलीस्ट इसने मेन मेन पॉइंट जो प्लेसेंटा अब्रप्शन थी क्या था। तो उस पे उसने काफी मुझे थम्स अप दिया कि आपने इस पॉइंट को स्पेशली हाईलाइट किया जो हिस्ट्री मिसिंग पॉइंट्स है। और अब उसके बाद उसकी करंट वाली जो प्रेगनेंसी थी उसका मैंने पूछा 32 वीक पे का डायबिटिक है तो क्या उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, कंट्रोल है अनकंट्रोल है, वो सब चीज़ें ठीक है। और मिसकैरेजेस की भी साथ हिस्ट्री के कब हुआ था, कैसे हुआ था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर, और क्या क्या उसमें उसके बाद आउटकम्स क्या थे। अच्छा, वो थोड़ा हिस्ट्री को किया, उसके बाद एक मेरे मैनेजमेंट में ना इसी से आगे मैं लेके गई थी कि 32 वीक्स पे अब आई है आपके पास आउट पेशेंट में, आपने अभी इसका क्या करना है। अभी हुई कि शुगर लेवल्स, अगर वो पेशेंट मतलब मैंने ये कहा था कि पेशेंट दूर से रहती है, शुगर लेवल अनकंट्रोल है, तो फौरन उसको एडमिट करो, उसी वक्त मेडिकल स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करो, अपनी शुगर लेवल रेंज करो। उसको मैंने लेवल्स कट ऑफ बताया कि फास्टिंग का भी 95 है लेवल, और 1 आवर पोस्ट पेंडियल जो है 140 मिलीग्राम पर डेसी इतना कट ऑफ आपने रखना है। और इसको आपने जो है ना अपने फीटो मूवमेंट का ध्यान रखना है, उस टाइम उसका CTG उस पेशेंट आपने कर लेनी है। और उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आप अगर सब ठीक रहता है तो उसको आप डिस्चार्ज कर सकते हो, स्टीरॉयड कवर अभी लगाना है। और ये कि वही 36 वीक से मोर देन टाइम ऑफ डिलीवरी डिस्कस। और उसके बाद मैंने ऐसे कहा था क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था कि उसकी प्रीवियस मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, तो मैंने कहा था कि आपने उसमें स्पेशली पूछना है ये जो IUDs हुए हैं उसने कहा नॉर्मल डिलीवरी, तो मैंने कहा पूछो कि IUDs जो है ना वो हाइपोक्सिया की वजह से तो नहीं हुए, लेबर की वजह से तो नहीं हुए। अगर ऐसी कोई बात हुई तो फिर आपने सिजेरियन की तरफ जाना है, वरना अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, तो सिर्फ उस सूरत में आप नॉर्मल की तरफ जा सकते हो। और वही कि 37 का मैंने उसको कट ऑफ कहा था कि 37+6 पे आपने इसको डिलीवर कर देना है। और वहीं तक मतलब बता दिया, और फिर ये कि फीडबैक ले लिया, और उसी में टाइम खत्म हो चुका था। हम्म। ठीक है। तो कैसे। बेसिकली इस टीचिंग हम्म। स्टेशन का मकसद था कि BOH की हिस्ट्री आपको कैसे लेनी है वो टीच करना था, कि
आपको हिस्ट्री कैसे लेनी है, फिर आप उसको मैनेजमेंट उसको बतानी थी, ठीक है। बिल्कुल। बस वो थोड़ा डिस्टर्बिंग इसलिए हम्म। वो स्टेशन था क्योंकि जो इतनी लंबी हिस्ट्री हम्म। एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन था ना, वो रोल प्लेयर को दिया था। आई डोंट नो, वो शायद वो कमांड हम्म। हमें उनको देनी चाहिए थी, ये बट कभी कभी ना, ये एमआरसीओजी का पैटर्न है, कभी कभी स्ट्रक्चर डिस्कशन भी टीचिंग में आ जाते हैं। अच्छा। जैसे पिछली बार पोस्ट मेनोपाजल ब्लीडिंग आ गया था टीचिंग में। तो हम्म। बेसिकली ये स्ट्रक्चर डिस्कशन ही होते हैं, ठीक है। चलें, ब्लेडर स्टिच। अच्छा मैडम, ब्लाइडर स्टिच में दैट वाज माय सेकंड स्टेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे ना रियल ब्लाइडर और वो सब चीज़ें पड़ी हुई थी, और मैंने ना एकदम एक तो पहले बंदा जाके जो है ना टाइम देख रहा होता है, और साथ बिल्कुल ही मतलब सेकंड स्टेशन और एक इतना वहाँ ब्लाइडर पड़ा हो, और मैंने ग्लव्स भी नहीं देखे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने अब तक पहन के सब कुछ करने वाली हूँ, बस समझ तो आ गई जैसे पहन के खुद करना है, परफॉर्म करना है। खैर जब मैं बैठ गई उसके बाद पहले उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया कि जो है ना, हाउ वुड यू कंफर्म द इंजरी। तो वो मैंने भी बताया, मिथाइलिन ब्लू डाल के, ठीक है, उसमें स्टेंट वगैरह वो सब चीज़ देख लेंगे साथ ही यूरोलॉजिस्ट को। और यूरोलॉजिस्ट पे उन्होंने स्पेशली लिखा, जाके आपको मार्क दिया। यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करेंगे, सीनियर आपके जो भी टीम मेंबर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, और साथ जो है ना उसी वक्त मैंने उसको डाई डाल के देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट उनका यही था कि अच्छा करके दिखाओ। अब वो करके दिखाओ में यही था कि मैंने बताया कि सर दो लेयर्स हैं, कहते दोनों लेयर्स लगा के दिखाओ। अब खैर हाथ कांपते हुए हाथों के साथ पहले तो मैंने ग्लव्स पहने। ग्लव्स नहीं पहने बल्कि पहले मैं पकड़ लिया, मुझे याद है ग्लव्स पड़े, देखो नहीं, मैंने रखा और फटाफट ग्लव्स पहने ताकि मैं बोर हो रही हूँ जो भी हो गया लेकिन एटलीस्ट पहन लूँ। मैं तुझे नहीं। फिर खैर ग्लव्स पहने और बस अब सोने की तैयारी करो ये पापा। ये किसकी आवाज आ रही है? नहीं। ओके। अच्छा मैडम, उसके बाद बैकपैक ये का था कि बताते हैं। जब उसको स्टिच, मैंने उनका स्टिच लगा के देखा और मैं तुम्हें असिस्ट कराता हूँ। है मैंने स्टिच लगाया बड़े प्यार से, लेयर पहले अंदर वाली पकड़ी, उसको स्टिच कंटिन्यू को दो तीन लगाए, फिर मैंने कहा चलो ठीक है हो गया, अब अगली लेयर लगाओ। फिर उसको मैंने कहा यहाँ से आऊंगी, फिर यहाँ से वापस रिवर्स जाऊंगी, जो है ना सेकंड एंड तक वापस जाऊंगी। फिर उसके बाद चलो इसको कंफर्म कैसे करोगी, फॉलिस कितने दिन रखोगी, वही 10 से 14 दिन। अच्छा 10 से 14 दिन ही क्यों रखोगी, कितने दिन रखते हैं। अच्छा मैं इनका मैक्सिमम इससे ऊपर रखोगी, कम रखोगी, मैक्सिमम 21 डेज, अगर नहीं ठीक होता उस सूरत में। चेक करने के बाद में क्या करोगी, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन इससे क्या डेवलप होती है, जो है ना मेटिकुलर सर्जिकल टेक्निक के फिर पीछे पड़ के वो क्या होती है वो बताओ। और ये कि आपका कॉम्प्लिकेशंस के आगे आगे जो है ना वो प्रिवेंशन आपकी क्या होगी, कैसे आप इसको जो है ना प्रिवेंट कर सकते हो। बस ये गजर था नहीं बाबा, कॉन्वर्सेशन के अंदर। मेरी सारी बुक चार्ज ही खत्म हो जाएगी अगर तुम बहुत ही बदतमीज सोच रहे हो। डॉक्टर अफरोज, कोई सिंगल बटन है जहाँ से सब लोग म्यूट हो सके? डॉक्टर रबिया, इनको म्यूट करो। हाँ, कोई सिंगल हाँ म्यूट है है। कहाँ से? आप मोर में जाकर, हम्म। मोर में जाकर फिर आप देखेंगे ना, अ, वो होगा कि अनम्यूट वाले पे टिक करना है। अनम्यूट करेंगे ना तो सारे म्यूट हो जाएंगे। या आप जो भी बात करें ना आप उसको, जो भी बात करें ना, या अनम्यूट ऑल कर, म्यूट ऑल कर लें। मैडम ठीक ऑप्शन नहीं मुझे मिला उसके अंदर। अच्छा मैडम थर्ड वन है सिजेरियन स्कार टॉपिक प्रेगनेंसी। मैडम इसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड उन्होंने वहाँ पे हम्म। पिक्चर दिखाई हुई थी, और उन्होंने सबसे पहले पूछा व्हाट इज योर डायग्नोसिस, आई सेड सिजेरियन स्कार टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि स्कैन की फाइंडिंग्स बताओ। अच्छा शी वाज आस्किंग अलॉट कि भाई स्कैन पे क्या क्या कैसे कैसे नजर आ रहा है। अच्छा जो चीजें हमने टिपिकल पूछ याद, मतलब ये बात 4 to 5 पॉइंट इसके स्पेशली उस पे हम्म। शॉर्ट्स में भी मेंशन है, टिपिकल फाइंडिंग 4 5 पॉइंट हर पे टॉपिक है। ये वाली उसमें उन्होंने एग्जैक्ट वही पॉइंट्स मांगे थे, वही कि अपर उसमें ना प्रॉपर लाइन भी उन्होंने ड्रॉ की हुई थी, अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट की। सबसे पहले मैंने स्कैन पे यही बताया था, मैंने ये देखिए लाइन है जिससे शो हो रहा है कि अपर सेगमेंट इसका एम्प्टी है, कैविटी, और जो लोअर सेगमेंट है यहाँ पे हमें एक सैक नजर आ रहा है। फिर मैंने इंटरनल लॉस का बताया कि ये इंटरनल लॉस से भी ये ऊपर है, और फिर ये कि ये कैविटी में ये अंदर मायोमीट्रियम के अंदर एम्बेडेड है। फिर उसने कहा था ये कैसे पता चलेगा, मैंने कहा मायोमीट्रियम की थिकनेस हम चेक करेंगे कि ये ब्लैडर और मायोमीट्रियम, जो मायोमीट्रियम की थिकनेस है वो कितनी है बिटवीन द सैक और ऊपर जिसमें ब्लैडर है, तो उसके दरमियान का वो एरिया भी ज़्यादा थी नॉट होता है क्योंकि एम्बेड है। और फिर देखूंगी एंडोजिनस एक्सोजिनस में प्रॉपर फीटल पोल भी नजर आ रहा था। और फिर उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था अच्छा और कोई पॉइंट, मैंने कहा स्लाइडिंग साइन। तो उन्होंने कहा अच्छा स्लाइडिंग से नेगेटिव। उन्होंने कहा स्लाइडिंग साइन का क्या होता है मतलब। खैर मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे उनको ये बताया था कि जितना मुझे थोड़ा बहुत रेडियोलॉजी से आइडिया था कि आप प्रोब को हिलाते हो और अगर वो चीज़ मूव करती है मतलब सैक, देन इट मीन्स कि स्लाइडिंग साइन पॉजिटिव, बट उस केस में क्योंकि ये एम्बेड होगा तो ये मूव नहीं करेगा, तो दैट्स ये इसका मतलब स्लाइडिंग साइन नेगेटिव है। शी वॉज परफेक्टली ओके विद दिस। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ओके फिर जब उनको उनके सारे पॉइंट जब पूरे हो गए ना, फिर मुझे कहते एक रह गया, एक रह गया, फिर मुझे याद है नाइकी। नाइकी क्या, नाइक उसके अंदर जो है ना वो सैक है, तो वो मैंने एक पॉइंट बता दिया तो मेरी जान बख्शी गई कि अच्छा अब आगे जाना है ना।
उसके बाद मैनेजमेंट, मैंने उन्होंने कहा अच्छा एक्सपेक्टेंट कर सकते हो, मैंने कहा मैडम ब्लीड बहुत ज़्यादा करेगा, एक्सपेक्टेंट नहीं, लेकिन मैं उसको जैसे अगर एफ सी पॉजिटिव होगा तो मैं पहले उसको खत्म करूँगी, कहीं थी एक्सपेक्टेंट क्यों नहीं करूँगी, मैंने कहा कि ब्लीड बहुत ज़्यादा कर सकता है, और मैं इसको अगर एफ सी पॉजिटिव है मैं उस टाइम पे भी इंट्रासैकेशियल इंजेक्शन लगा के, और उसके बाद आफ्टर अ वीक मैं उसको मेडिकल या सर्जिकल की तरफ आगे जो है ना वो लेके जाऊंगी। सर्जिकल के ऑप्शंस उन्होंने सारी डिटेल में पूछे, ब्लीडिंग रोकने के लिए सब क्या क्या कर सकते हो सारे पूछे। हिस्टेरोस्कोपिक जो है वो मैंने लेप्रोप्लासिस टेरो है, या अगर थोड़ा क्योंकि अभी तो इतना क्लियर नहीं था, लेप्रोप्लासिस टेरो मैंने बताया था। हिस्टेरोस्कोपिकली रिसेक्शन विद बैलून टेम्पोनाड, या हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन विद यूटाइन आर्टियम पहले करवा के फॉलोड बाय हिस्टेरोस्कोपी, ये वाला बताया था। और इन लो सेटअप पे भी मैंने बता दिया था कि डीएनसी फॉलोड बाय द टेम्पोनाड। फर्दर फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन है मैडम, एक तो एक क्रीटा स्पेक्ट्रम पे खुश हुई थी क्योंकि शी वांट टू लर्न हेयर डैट, और उसके अलावा जो उसके अलावा मैंने ये बताया था कि एक रिकरेंस से पहले तो, और लाइफ थ्रेटनिंग है, हैमरेज वगैरह जिसमें हो जाए, मॉर्बिडिटीज वगैरह बढ़ जाएंगी, कैविटी पे एंडोमेट्राइटिस वगैरह फॉर फ्यूचर में। तो शी वाज ओके विद डैट। अच्छा मैडम, नेक्स्ट है शोल्डर चलें आगे। डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर ये था कि हम्म। एक तो सिनेरियो बहुत लंबा था, और आगे डमी पड़ी थी, चाहे वो डैम श्योर हम्म। कि मैंने शोल्डर डिस्टोशिया करवाना है। तो मैं खुश थी चलो शोल्डर डिस्टोशिया आया, बट देखने के बाद अंदाजा हुआ उस इतने ही लंबे पर्चे को पढ़ने के बाद कि एग्जामिनर के पास अभी आपके लिए कुछ और भी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने पहले क्वेश्चन किया मैनेज द केस। अच्छा खैर, मैं थोड़ा शुक्र है केस के थोड़े से मैंने ना उस वक्त पेपर पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, और मैंने जो इस तरह यहाँ पे छोटी सी बातें लिखी है ना, क्योंकि सैरी बहुत लंबा था, तो मैंने यही थोड़ी सी बातें अपने पास पेज पेज पे ना उसी वक्त थोड़ी सी लिख ली, क्योंकि एक सीट उन्होंने हम्म। कहीं रखी हुई थी, पेपर वो वाला कहीं साइड पे था, और मतलब डमी दरमियान में थी। तो शुक्र है कि मैंने वो पॉइंट जल्दी जल्दी ना ये 3 4 पॉइंट्स अपने उस पर लिख लिए। रिस्क फैक्टर, तो पहला क्वेश्चन का ये था कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या है ना, रिस्क क्या है इस पेशेंट के अंदर, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहला इसमें जब याद आ रहा है इसको देख के कि पहला ना एज था कि इसकी एज थी 35 प्लस पे, मैंने एज वाली पहली बात की थी। सेकेंडली ये लार्ज फॉर गेस्टेशन एज वाली बात की थी। थर्ड मैडम बीएमआई वाली बात, और उसके साथ से एक एक रिस्क भी बताती है, जैसे बीएमआई ज्यादा तो उसमें इंक्रीज रिस्क है, इसमें डिस्टोशिया का भी ज्यादा रिस्क है, बीएमआई वीटी का भी रिस्क है, मल्टीपल 2 3 बातें इसमें बता दी थी। अच्छा दूसरी बात थी उसने, उन्होंने फिर सेकंड क्वेश्चन का ये, तो हर मेरे एक रिस्क बताने पे ना वो उसके ऊपर कोई ना कुछ लगा दिया, आई डोंट नो इसका मतलब हर रिस्क का एक एक 0.5 या 1 नंबर होगा जैसे भी था, बट हर एक पे वो नंबर ऐड कर रही थी। अच्छा सेकंड ये था कि मैनेजमेंट पूछी थी मैडम, उसमें मैंने क्योंकि आई वॉज मैंने पहले ये सोचा कि मैं खड़ी किधर हूँ ना, कि मैं 3 सेंटीमीटर पे मैं इस टाइम पे हूँ, ठीक है। तो पहली बात मैंने यही की थी कि इस पेशेंट, क्योंकि ये लिखा हुआ था आउट पेशेंट में पेशेंट आई है ना, आउटडोर था, तो मैंने पहले तो उसको फिर एडमिशन वाली ही बात की कि सबसे पहले तो उसको एडमिट ही करेंगे, ठीक है। पैल्पेब्रल कॉन्ट्रैक्शन ऐसी वही बात, पैल्पेब्रल कॉन्ट्रैक्शन वहां से देख रही हूँ, साविजाना एग्जामिनेशन कर रही हूँ, कितने कितने ओवरली मैं पैल्पेब्रल देख रही हूँ, कितने ओवरली मैं इसकी लेबर के गाइड अगर मॉनिटर वो चलो 5 पे आगे आएगी, लेकिन ये कि उसकी मॉनिटरिंग और रिस्क जितने भी मेडिकल स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करके लाइफ और गेस्टेशन लेकर मैंने उनको 2 दफा कहा था कि इसके अंदर मैं स्पेशली देखूंगी कि लाइकर है या बेबी बड़ा है, उसका वेट कितना है, और साथ मैंने वो हम्म। पॉइंट बता दिया था कि 4 kg 4.5 kg मतलब शोल्डर डिस्टोशिया का हमें यहाँ पर रिस्क है, तो हमने उस लिहाज से एवेलुएट करना है कि आइदर इसको हमने लेबर का ट्रायल देना है या नहीं देना। तो मैंने उनसे पूछा स्कैन है, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम्म। स्कैन नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद सेकेंडली इस लेबर की पूरी मायने में बीपी पल्स कितने ओवरली करने हैं, टेम्परेचर रेस्पिरेटरी रेट, मतलब सारा उन्होंने वहां पे पूछा कितने कितना कैसे कैसे करना है। तो वो सब बातें मैंने खुद उनको बताती गई। उसके बाद जो उन्होंने कहा पीवी कितने ओवरली है, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ कि तुम्हारा शोल्डर डिस्टोशिया हो गया, शोल्डर डिस्टोशिया ने ये कहा था हेड डिलीवर हो गया और आगे स्टक करके, अब क्या करोगी, अब ये परफॉर्म करके दिखाओ। अच्छा वहां से फिर मैं उठी और मैंने जल्दी से डिस्टोशिया परफॉर्म करना शुरू, वही पहला कॉल फॉर वो कॉल फॉर हेल्प, जिसपे भी उन्होंने शाबाशी एक दी कि चलो इसको इतनी जो है ना हड़बड़ी में ये याद रह गया कि पहले मैंने कॉल फॉर हेल्प बोलना है कॉल फॉर हेल्प बोला, ये किस किस को बुला रहे हैं, मिडवाइफ है कंसल्टेंट सबको बुला रहे हैं, टाइमर ऑन है उसको सबसे पहले तो मैंने कहा मैं डायग्नोज करूंगी छोटी स्ट्रक्चर है भी या नहीं, ठीक है। एंटीरियर शोल्डर देख रही हूँ, पोस्टीरियर शोल्डर देख रही हूँ, स्टक क्या क्या किया हुआ है, और उसके बाद ये कि अब मैंने उसको मैनेज करना है कि मैंने सारे मेन्यूवर्स और वही के 30 सेकेंड्स नॉट, और एक असिस्टेंट जो है ना वो लिख रहा है, और साथ वही बात ब्लड बैंक और सब एक्टिव उनको बुला वो मैनेज आपने कर लिया साथ साथ। और रिसर्च मैनेजमेंट वो लाइन भी मैंने बोली थी कॉल फॉर हेल्प के साथ। अच्छा उसमें यही था कि शोल्डर डिस्टोशिया का पूरा मैन्यूवर करके दिखाना था है, बेबी बेचारे का हेड तो पहले ही
उतर चुका था, हाली बॉडी थी उसकी। तो बस मैंने उसको पूरा मैन्योवर्स वहां पे करके दिया, मैं क्रॉपिड सुप्राप्यूबिक और वही के जो उनकी नेक्स्ट वन है डिस्ट्रक्टिव, वहां तक ले गई। उसके बाद ये कहा 5 मिनट बाद डिस्ट्रक्टिव ऑल फोर के ऊपर सारे आपने रिपीट करना, रैपिडोल नहीं है। उसके बाद वही आपने डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स की तरफ जाना है, उसमें सबसे पहले क्लेडोटमी, देन एपिजोटमी, एंड देन द लास्ट वन हमारा जेविनाली है जो एब्डोमिनल रेस्क्यू। उनमें मतलब एक एक दो दो लाइनें मैं सबकी एक्सप्लेन कर करके ना, क्योंकि मैं मेरे पास वॉच थी और उसमें मेरा टाइमर लगा हुआ था, तो आई वाज ऑलरेडी मॉनिटरिंग माई टाइम कि मेरे पास कितना वो है। तो उसके बाद जो है ना उसके बाद जो है ना मैडम, अगला जो था ना वो यही था कि डॉक्यूमेंट डीब्रीफ क्लिनिकल गवर्नेंस, बस ये था एंड। अच्छा मैडम, नेक्स्ट था डेजिटेशन का। डेजिटेशन के अंदर पहला क्वेश्चन यही था उनका कि अपना जो है ना वो बताएं टॉपिक आपका क्या है। मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स जैसे थे उसके रिटर्न वही एग्जैक्ट बताए। अगर कहा था उन्होंने रैंडमाइज क्यों किया है, क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं कहा, तो मैंने उनको यही कहा था कि क्योंकि मेरा टॉपिक था कि वूंड क्लीनिंग। टॉपिक यही था कि कंपैरिजन वूंड क्लीनिंग इन पेशेंट अंडरगोइंग इमरजेंसी सी सेक्शन विद एंड विदाउट विजाइनल क्लीनिंग। उसमें फिर यही था कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि क्यों कर रही हो आरसीटी, तुमने क्यों चूज किया, क्रॉस सेक्शन क्यों नहीं चूज किया। मैं कहा मैडम आरसीटी जो है उसमें ट्रीटमेंट इंटरवेंशन के लिए होता है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो न्यू कोई भी आपने ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे वूंड क्लीनिंग जो रूटीन में नहीं होती वो मैंने इंट्रोड्यूस करवाई है, तो मैं उसी को ही कंपेयर करना चाहिए। क्रॉस सेक्शन में इस तरीके से कंपेरिजन नहीं कर पाऊंगी एक न्यू इंटरवेंशन को। फिर उनका था नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा क्या है उनका, तुम्हारे डाटा के वेरिएबल्स क्या हैं। जैसे वो एक प्रॉपर उसमें हमने देखना होता है ना, एंड का हमारा जो क्वेश्चनर होता है उसके ऊपर वेरिएबल्स के वो सारे बताए। हर वेरिएबल को किस तरीके से हमने देखा, किसी को फ्रीक्वेंसीज में देखा था मैंने, किसी को कोई मेरे स्टैंडर्ड डेविएशंस में थे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। स्टैटिस्टिकल डाटा टेस्ट के नेम, मेरा तो काई स्क्वायर था, फिर इसके अलावा भी उन्होंने काफी चीजें, क्वालिटेटिव के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्वांटिटेटिव के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं। और वही आगे जो टिपिकल वो है ना वैलिडिटी रिकमेंडेशंस, वो सब कुछ उन्होंने एंड तक सारा पूछा था। अच्छा नेक्स्ट है मैडम पीएमएस। पीएमएस की काउंसलिंग में सिनेरियो इस तरीके से था कि एक पेशेंट आपके पास आई है, वो है कुछ आई थिंक सो प्रोबेबली 35 ईयर्स, और पैरा वन थी और उसको। डॉक्टर अभी एक सेकेंड, डॉक्टर अभी एक सेकेंड, यार प्लीज आप माइक तो ऑफ रखे ना। तेरा काम हो गया। डॉक्टर दरक्षा आपका माइक ऑन है, डॉक्टर फायजा आपका भी माइक ऑन है। प्लीज आप लोग अपने हाथों पर कंट्रोल रखें ताकि दूसरों को फायदा हो। चले स्टार्ट करेंगे। जी। अच्छा मैडम, नेक्स्ट पीएमएस था। पीएमएस का सिनेरियो ये मैं बताई थी कि आपने 35 ईयर्स पे थी पेशेंट, पैरा 1+1, और उसको कंप्लेन ये थी कि मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी और हैवीनेस, ब्लॉटिंग हैवीनेस की कंप्लेन थी। और उसकी फिर वहां पे तो बस इतनी बात मेंशन थी। जब पेशेंट से पूछा थोड़ी हिस्ट्री लेके, वही हिस्ट्री के काउंसलिंग के जो आपने प्रोटोकॉल्स बताए थे शुरू से वो फॉलो करके, जब हिस्ट्री लेने पे शुरू आए तो वहां पे मैंने उससे पहले ये पूछा कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ करती क्या हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इफेक्ट हुई है इन सिम्टम्स से, और ये सिम्टम जो है ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितने दिन पहले शुरू होते हैं और कितने सेटल होते हैं उसके टाइम पे या नहीं होते, और जो है कब से ये सब कुछ इतना एग्जैजरेटेड है। और फिर उसने मुझसे पूछा था कि सिवियर फॉर्म इसकी क्या है और क्यों होती है, और कितने लोगों, कितने परसेंट लोगों के अंदर जो है ना सिवियर फॉर्म जो है ना वो होती है। और उसके बाद उसने कहा था कि मेरी फ्रेंड की इसकी वजह से स्ट्रेक्टमी हो गई है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी भी स्ट्रेक्टमी करते हैं। तो मैंने उससे पहले क्योंकि पूछ चुकी थी कि आपकी आगे क्या डिजायर फर्टिलिटी रिगार्डिंग, तो उसने कहा था मुझे तो बच्चा चाहिए, और ये बातें उसके बाद हुई थी। तो मैंने कहा आपको तो बच्चा चाहिए ना, आपने तो स्ट्रेक्टमी की तरफ नहीं जाना, और सेकेंडली इतनी मेजर सर्जरी आप इस एज के ऊपर तो मतलब नहीं करवाने का सोच सकते। इसकी अपनी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो मेरे पास और काफ़ी ऑप्शन है मैं आपको दे सकती हूँ। फिर मैंने एक एक करके फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइफ स्टाइल, मैग्नीशियम, विटामिन 6 और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सीबीटी थेरेपीज, वहां से शुरू करते हुए सीओसीपी, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, सीओसीपी स्पेशली मैंने बता दिया क्योंकि मुझे था कि एग्जामिनर सुन ले कि मुझे पता है कि कंटिन्यूस टॉसप्रेनोन वाला मैं इसको दे रही हूँ। सीओसीपी के अलावा ईस्ट्रोजन माइरीना, जेआरएच एगोनिस्ट, और उसके बाद एंड पे जाके मैंने कहा कि स्ट्रेक्टमी होती जरूर है, इसका ऑप्शन दैट इज अ वेरी लास्ट रिसोर्ट, और आपके केस में फिलहाल मैं इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगी। हम पूरे रूट में चलेंगे, हम सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल और सीओसीपी पे ही रखेंगे। फिर मैंने कहा सीओसीपी कितना अर्सा खाना पड़ेगा और क्या है मेडिसिन, उसके थोड़े साइड इफेक्ट मैंने बताए कैसे खानी है, और 3 मंथ्स के लिए मिनिमम मिनिमम टाइम टेबल मैंने कहा फॉलोअप अभी आपको 2 वीक्स बाद बुलाऊंगी, 3 मंथ आप खाते रहोगे, 3 मंथ और फिर 6 मंथ हम आपका फॉलोअप करते रहेंगे, मीन फाइल साइकोलॉजिस्ट आपको असेस करते रहेंगे। और बस खैर ये एक अच्छा स्टेशन हो गया था जिसपे मजीद उसके कुछ क्वेश्चंस नहीं थे। और आयुजीआर का था नेक्स्ट
यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज किया हुआ था, मतलब जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो ये था कि 32 वीक्स पे एक पेशेंट आपके पास आई है और उसके बाद कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ना डॉक्टर ने उसको बताया कि आपका बच्चा ना कुछ छोटा है, कुछ इस तरह की बात, बस इतनी ही लिखी हुई थी। और कहा था कि अभी आप जब इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचेंगे ना तब आप एग्जामिनर से अल्ट्रासाउंड मांग सकते हैं। ये बात उसके ऊपर लिखी थी। अच्छा है, मैंने फिर रूटीन में हिस्ट्री लेना पहले तो शुरू कर दी। एसजीए के जो ग्रोथ जो चार्ट्स हैं उसके ऊपर जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे पूरे किए। यही कि आपका पिछला एसजीए जो है ना, मटरनल पैटर्नल एसजीए डेट्स, फिर उसके बाद पहले डेट्स कंफर्म की मटरनल पैटर्नल एसजीए का, बीएमआई का, उसका कैफीन स्मोकिंग इस तरह की चीज़ें, लो फ्रूट इनटेक, और उसके अलावा स्मोकिंग वगैरह, ठीक है, एक्सरसाइज विगरस और टॉर्च। ये मतलब अभी मेरे पॉइंट में जो जो आ रहा है बेसिकली मैंने वो वाले 2 चार्ट्स कंप्लीट किए थे जो उसके भी इसके एसजीए वाले होते हैं। उसके बाद जब उसने रूटीन का जो हमारा फॉर्मेट होता है, पास मेडिकल सर्जिकल ड्रग एलर्जी, वो सारा कंप्लीट करके, और जो पिछला मोड क्या था, पिछला दफा एसजीए हुआ था यानी, उसके बाद उसको ना उसका उन्होंने कॉज बताई थी ब्लड प्रेशर कि उसको पीआईएच है। और साथ उसने ये कि मेडिकेशन वगैरह मैंने साथ ही पूछ ली। ठीक है, अब उसके बाद जब इसकी मैनेजमेंट शुरू हुई तो उस पर उन्होंने मुझे उस वक्त मुझे ना उन्होंने स्कैन दिखाया, और स्कैन के ऊपर उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक ये है रिड्यूस, उसने हाँ एस्टिमेटेड फीटल वेट मुझे दिया कि एस्टिमेटेड फीटल वेट लेस देन थर्ड सेंटाइल है, और इसमें ना रिड्यूस और एब्सेंट फ्लो क्वेश्चन मार्क, ये उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी। अच्छा, मैंने मैडम से उस टाइम वैसे पूछ लिया, मैडम ऐसे ही है, मतलब दोनों ही है आप बता रही हैं ऐसा क्वेश्चन मार्क? उन्होंने कहा हाँ ऐसे आती नहीं है रिपोर्ट, आपने कभी नहीं ऐसी कोई रिपोर्ट देखी? मैंने कहा नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट आ सकती है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड भी ज़रा 100% उस तरीके से नहीं होता, जिससे एक्सपर्टीज पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, आ सकती है। लेकिन डेफिनेटली मैं इसको भी कंफर्म तो करूंगी कि मैंने किस ट्रैक पे, क्योंकि सबको पता है कि रिड्यूस का ट्रैक बहुत डिफरेंट है और एब्सेंट का बहुत डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि एक पॉइंट एब्सेंट का भी अंदर आ चुका था तो मैंने कहा मैं यहाँ पे रिस्क नहीं अब लूंगी, मैं ना ज़्यादा एब्सेंट सोच के आगे चलती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने इतना यहाँ पजल कर दिया। तो मैंने कहा मैंने मैं तो इसको एडमिट करूंगी, बिकॉज अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि रिड्यूस है आपसे, मैंने रिस्क नहीं लूंगी, मैं इसको एडमिट करूंगी, 32 पे स्टेरॉइड वगैरह लगाऊंगी, फिर की काउंट 4 सीटीयू सब कुछ करते रहूंगी। उनको पॉइंट्स मैंने डॉक्टर्स फिनोसिस डॉपलर वाले, कंप्यूटराइज सीटीजी, वो एसटीवी वगैरह वाला, और वो चीज़ें मैंने उनको बता दी थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जल्दी करना पड़ेगा, वरना इसका सजेरियन मैं 34 पे करूंगी। अच्छा, सजेरियन वाले पॉइंट पर उन्होंने मुझे कहा अच्छा डिलीवर क्यों नहीं करोगी ना, अगर नहीं करोगी या नहीं करोगे, करोगी तो तब क्या करोगे, और अगर नहीं करोगे तो क्यों नहीं करी ना। तो मैंने ये कहा था जस्टिफाई इस तरीके से इसको किया था कि देखें ये इसको जो है ना कंप्यूटराइज सीटीजी से हम जैसे इतनी कंटिन्यूस करें, किसी वक्त डिस्ट्रेस होगा और मुझे इसको इमरजेंसी सीजरियन प्रोड्यूस प्रोसीड करना पड़ सकता है, और जितना ही डिस्ट्रेस में बेबी है तो ये नहीं लेबर की वो कर पाएगा, तो बेहतर है कि मैं इसको सिजेरियन के ही मैं करूंगी, मैं नॉर्मल नहीं करूंगी। तो है मेनली उनका इस पॉइंट के ऊपर ही, पूरे मैनेजमेंट के ऊपर ना वो फोकस था। साहब मीन वाले ने बीपी मॉनिटरिंग वो सब बातें कह दी थी। अच्छा मैडम, नेक्स्ट वन था वल्वर सीए का। इसके अंदर स्टेटमेंट के अंदर जो थोड़ा सा कंफ्यूज उन्होंने, वैसे तो इचिंग वगैरह दी हुई थी बट थोड़ा कंफ्यूज ना लिम्फ नोड के ऊपर किया हुआ था। उसके बारे में लिखा हुआ था कि इट्स हार्ड एंड टेंडर लिम्फ नोड, ये लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो फिर उस पे मतलब स्टेज थी उसकी कि उसी एक लफ्ज के ऊपर आपने वो स्टेज बनानी थी। है स्टेज 3, मैंने उनको बता दी, डेट वाज बेसिकली 3B प्रोबेबली, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज थी उस टाइम पे, बट मैंने कहा मैडम स्टेज 3 है। तो मैंने थोड़ा सा अपना आगे, उन्होंने कहा अच्छा मैनेजमेंट मेडिकल, कहते हैं मेडिकल नहीं करोगी या करोगी, मैंने तो दोनों ऑप्शन बता दिए। और फिर एक एक मेडिकल करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा भी वाइड, अगर वाइड लोकल सीना लिम्फ नोड रिमूवल है और साथ काफ़ी एक्सेंट्रेशन थेरेपी मतलब वो ट्रीटमेंट है काफ़ी एक्सटेंसिव, तो उसके काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसके रिस्क हैं। वो सब रिस्क एक्सप्लेन करके, बट मेनली ये कि रेडियोथेरेपी की तरफ ही जो है ना वो जाना है। और अभी ये कि फर्दर हमने एमआरआई वगैरह, फिर उन्होंने पूछा एचपीवी का, फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा एचपीवी पॉजिटिव होगा तो क्या करोगी। तो मैंने एचपीवी का यही बताया कि उसके लिए सबसे पहले सर्वाइकल सर्विस वगैरह को चेक करूंगी, वहां तो नहीं कोई लयन वगैरह। इसके अलावा एचपी पॉजिटिव में जेनिटो यूनिटी सेंटर में रेफर करूंगी, वहाँ पे इसके एक हस्बैंड के भी टेस्ट होंगे, इसके भी क्योंकि ये एसटीडी है। तो फिर इसके सारे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे पेशेंट के भी, और वही क्या है हमारे गोनोरिया क्लेमाइडिया वगैरह जो हमारे एसटीडीज हैं, इसके अलावा हैबीज की, सेफलस एचआईवी सब इसके भी, और हस्बैंड के सारे टेस्ट होंगे। और बस ये इधर तक के था सिनेरियो। पर पीरियड सेप्सिस ड्यू टू पेरिटोनियल अब्सेस, अच्छा ये ना सिनेरियो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, जिसकी वजह से शायद काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया है और हिमाटोमा बनाया था, बिकॉज वहाँ पे बस इतना लिखा था 5th पोस्ट ऑफ डे पे पेशेंट स्टेक्टमी के बाद आई है, उसका डिस्टेंडेड है और उसका यूट्रस लेफ्ट साइड पे चला गया है। अब मतलब क्योंकि हमने सबने पढ़ा हुआ है हमेशा से कि ब्रॉड लिगामेंट हिमाटोमा होता है जिसकी वजह से पेशेंट लेफ्ट पे जाता है, तो मेरे से में पहला पॉइंट वो था, लेकिन क्योंकि और कुछ लिखा ही नहीं था उसके ऊपर, तो डीडीज भी थी। तो पहला क्वेश्चन उनका यही था कि आप
क्या इसकी हिस्ट्री पॉइंट्स क्या पूछोगे ना, तो मैंने वही सबसे पहले वो ऑपरेटिव नोट्स वाली बात की, बिकॉज आई वाज क्वाइट वे कि हिस्ट्रेक्टमी कहाँ हुई है, कॉम्प्लिकेशन थी नहीं थी, वो नहीं उसमें विफोलिस डाला गया, उसमें कोई ड्रेन डाला गया, क्या हुआ था। फिर ये कि डिस्टेंशन कब से है, डिस्टेंशन के साथ उसको और क्या क्या हो रहा है, यूरिनरी टेंशन, कॉन्स्टिपेशन या एसओबी वगैरह ये चीज़ें। और अच्छा, ये किसने लिखा है कि अच्छा ये टीएच था या सी सेक्शन था, क्योंकि यूट्रस फिर कैसे होगा, ये सी सेक्शन होगा ना? सी सेक्शन होगा। ये मैंने कंफ्यूज कर दिया, सी हाँ सेक्शन होगा फिर। हाँ, इसको एडिट कर देना फिर बाद में। ठीक है ठीक है। और हम्म अच्छा इसमें फिर, अच्छा उन्होंने मुझे कहा था कि इसका ना, अच्छा हिस्ट्री बाकी तो वही के डिस्टेंशन है, और इसके साथ साथ सोसाइटी क्या क्या है, कोई पेंटिंग एपिसोड्स वगैरह का मैंने पूछा था, ठीक है। अच्छा उसके बाद भी अपना रूटीन का पास मेडिकल सर्जिकल सब कुछ पूरा करके जब मैं एग्जामिनेशन पे आई, तो तब मैंने उनसे वाइटल्स, उसका स्पेसिफिक एग्जामिनेशन बस बोलो, बाकी छोड़ो उसको ना, वाइटल्स वगैरह ठीक है करते करते जब मैं एब्डोमेन पहुंची तो मैंने कहा कि एब्डोमेन पे ना वी सुपरफिशियल डीपैल्पेशन टेंडर मैस को ही फील करूंगी। और फिर मैंने ना स्पेकुलम एंड दाइम बाइमल, कहती बाइमल पे क्या देखूंगी, मैं कह रहा बाइमल पे मैथ्स ये यूट्रस का, एक तो मैं उसको भी देखूंगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है और कहाँ पे है, और दूसरा देखो कहीं और कोई मैथ्स, हम्म जो मैथ्स जो है वो किस साइड का है। मतलब यूट्रस मेरी लेफ्ट पे है तो राइट पे मुझे कोई मैथ्स मिल रहा है, और मैथ्स मिल रहा है तो वो कितने साइज का है, उसकी क्या कंसिस्टेंसी है, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो सके वो मैथ्स एग्जैक्टली है क्या। हम्म तो उसके ऊपर काफी वो उस पॉइंट पे खुश हुई थी, आई डोंट नो क्यों। लेकिन वो खुश हुई थी कि अच्छा इसने बाइमल पे इतनी फाइंडिंग्स बताई है। लेकिन इसके बाद हम्म नेक्स्ट करके इन्वेस्टिगेशन, अच्छा वाइटल्स मैंने स्पेशली कहा था। अच्छा उन्होंने नेक्स्ट का इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन वही मैंने सेप्सिस की सारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे मांगी थी। क्योंकि उन्होंने मुझे ना क्या दिया था, उन्होंने मुझे ना एक तो एग्जामिनेशन में उन्होंने मुझे फीवर बताया, 38 डिग्री सेल्सियस कह दिया था टेम्परेचर। अच्छा उन्होंने मुझे और कुछ नहीं दिया था, मैंने कहा रेस्पिरेटरी रेट उन्होंने शायद 20 दे दिया था मुझे, उन्होंने सिर्फ मुझे ना टेम्परेचर का बताया था और कुछ भी नहीं बताया था। तो मैंने मेरे जहन में वही था कि अच्छा ये हम्म बैक्टीरियल सेप्सिस की तरफ पिक्चर, तो मैंने उसके सारी इन्वेस्टिगेशन सेप्सिस वाली ना वो मांग ली है, वो एक 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 पूछ रही थी, तो मैंने सारी जो है ना वो बता दी। और बाकी स्पेशली अल्ट्रासाउंड बोला, अच्छा अल्ट्रासाउंड पे क्या देखोगी, मैथ्स कहाँ का है, लोकेशन ओरिजिन साइट साइट सब सब कुछ, सीबीसी स्पेशली मैंने वो बोला था हीमोग्लोबिन जरूर देखनी है। अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा कि, और मैंने कहा उन्होंने कुछ ना अल्ट्रासाउंड पे कुछ बताया वेग सा, मुझे तो खुद समझ ना आई। क्योंकि जब मुझे ही समझ नहीं आई थी तो मैं नहीं, तो इसमें नहीं। इसमें अल्ट्रासाउंड पिछली बार जो आया था ना, इन्होंने अल्ट्रासाउंड सीटी पता नहीं क्या क्या दिखाया भी था उन्होंने। अच्छा तो नहीं 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 आप नहीं, लोगों को दिखाया, इसमें दिखाया था? दिखाया कुछ नहीं था हमें, सिर्फ वर्बली बता रही थी, हम्म तो मैंने अल्ट्रासाउंड बोला, वो पता नहीं क्या आगे से ना बहुत ही कुछ वेग सा उन्होंने ना बोला था, जिससे मुझे समझ ना आ पाई कि ये क्या कहना चाह रही है, हिमाटोमा कह रही है या कोई अब्सेस क्या है, मुझे नहीं समझ आई। मैंने कहा मैडम मैं सीटी एब्डोमिनल पेल्विस कराऊंगी, अच्छा उसके ऊपर शी वाज ओके। अच्छा है उसने उसके ऊपर ना उसने मुझसे अपने मुंह से ये पेल्विक अब्सेस का नाम लिया, और उसमें मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मुझे सीधी बात बता दी है। फिर उन्होंने डीडीज वगैरह, डीडीज उन्होंने मुझसे पहले ही पूछ ली थी। अच्छा उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर वही सेप्सिस सिक्स बंडल केयर से मेरा पहला स्टार्ट ही वहीं से था, कि सेप्सिस सिक्स बंडल केयर कॉल फॉर वही कौन सा था वो मीन वाइल वे के काउंसलिंग हो रही है, उसके सारे प्रोटोकॉल थ्री इन थ्री आउट करके, और क्यू सोफा स्कोर उन्होंने पूछा क्या है कैसे करते हैं, वो उन्होंने ना मुझे उसकी वैल्यूज भी तीनों दी, उन्होंने कहा जी से 15/15 है, रेस्पिरेटरी रेट भी तुम्हारा ठीक है, और फर्स्ट उसका क्या था सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बीपी भी कह रही थी कि तुम्हारा भी ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, उससे तो मैंने असेसमेंट ही करनी है ना। आगे फिर उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है आगे इसके बाद क्या करके, मैंने कहा एंटीबॉडी अभी तो प्रोस्पेक्ट है, बाद में कल्चर के अकॉर्डिंग उसकी अगर एंटीबॉडी देखनी हुई, और 48 आवर्स अभी इसको जाती रहेगी एंटीबॉडी, अगर इन 48 आवर्स में वो सेटल हो जाता है वेल एंड गुड, अगर ये सेप्सिस का थोड़ा प्रॉब्लम बेहतर हो जाता है, नहीं तो एक मैंने अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसका भी ऑप्शन दिया था ड्रेनेज वाला। फिर उन्होंने कहा था कि अच्छा नहीं ठीक हो रहा हम्म 48, मैंने कहा 48 आवर के बाद नहीं ठीक होता तो फिर मैं लेप्रोटमी की तरफ जाऊंगी, या फिर अगर इस दौरान पेशेंट ज्यादा सिक हो जाती है, सेप्सिस का मजीद वर्ष हो जाता है तो उस सूरत में, वरना मैं अभी फिलहाल लेप्रोटमी प्रोसीड नहीं करूंगी, अभी बिल्कुल इसका मेडिकल ही चलता रहेगा, और फिर वही इंसिडेंट रिपोर्ट हम्म, और इस तरीके से है, बस ये स्टेशन यही ठीक है। था। और शॉर्ट केसेस? अ, अच्छा मैडम वो भी आगे आ रहे हैं, हम्म यूरोडायनेमिक्स का आगे। अच्छा मैडम इस वाले में ना जो ग्राफ था ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सबके लिए था, इस लिहाज से कि जो डेट्रूसर था ना उसकी कॉन्ट्रैक्शन एक जगह पे जस्ट शो, दो जगह पे लीक थी शो किया हुआ था, बट डेट्रूसर की कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एक जगह पे शो हुई थी, जो कि बहुत ही पतली लाइन थी, बट बस आपने वो थोड़ा सा समझाया हुआ था कि भाई फिलिंग में तो डेट्रूसर हाँ, की ये जो नहीं होते हैं होनी ना चाहिए। ग्राफ्स, और ये वो बिलर होते हैं सारे, बिल्कुल जैसे उस तरीके से नहीं थे कि ये जैसे क्लियर नजर डिस्केरियोसिस आ रहा था, हो। जैसे हाँ जैसे डिस्केरियोसिस और ये है ना, तो आप बोल दिया करें कि आप अंदाजे से बोल दिया करें कि अगर लीक है तो बस इनकॉन्टिनेंस है, दोनों
ऊपर हम्म। जा रही है तो फिर बस ऐसे अंदाजा लगा लिया करिए बिल्कुल, इसका। मैंने वैसे वहां बोल दिया ना, थोड़ा सा ब्लर हम्म। है, मैंने तो बोल भी दिया था। लेकिन साथ हम्म। ही मैंने अगला लफ्ज बोल दिया था कि ये डेट्रूसर यहाँ पे जो है ना कॉन्ट्रेक्शन, ये है बहुत माइल्ड से उन्होंने शो किया हुआ था। हम्म। हम्म। खैर, लेकिन उसमें ये था कि आपने सब लोगों, मोस्टली लोगों के यहाँ पे मिस्टेक ये थी इसकी, उसमें डायग्नोसिस में। खैर शुक्र है किसी तरीके से हो गया, डायग्नोस मिक्स है। और उसमें उन्होंने पूछा कि हम्म। अच्छा तीनों लाइंस क्या शो कर रही हैं, वी वही जो विजाइकल जो तीन उनके हैं प्रेशर्स, उनका बताया। प्रेशर विजाइको, फिर डेट्रूसर कैसे कैलकुलेट करते हैं। और नीचे क्या शो हो रहा है, वो था फ्लो रेट लिखा हुआ था, वो कुछ वी करके। मैंने यूनिट से उसको, मुझे वी नहीं समझ आई, मुझे डॉक्टर यूनिट रबिया समझ की आई। आवाज आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। बोल। हेलो। डॉक्टर रबिया की आवाज सही नहीं आ रही। नहीं सही आ रही मैडम। हेलो। अच्छा, जिनका ये सेम डे है, मुश्किलात हुई, ये तो पेपर के, आप आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताएं। ठीक है, ये अपना बता दें, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। जी जी मैडम, आवाज आ रही। हाँ हाँ, आ रही है। चले चले बता दें। ठीक है मैडम, इसकी मैनेजमेंट वही सिंपल, वही लाइफस्टाइल मेडिकल सर्जिकल वही बताई, जिसमें हर एक एक चीज वो हमसे हम्म। डिटेल में काफी पूछ रही ठीक है। थी। पर बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे मेरी ना डायग्नोसिस का ही आ रहा था सबको। अच्छा मैडम, ऑडिट वाला ये काफी कंफ्यूज उन्होंने किया हुआ था, आई डोंट नो, वो जो एग्जामिनर को तो किसी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। क्योंकि शुरू में तो उन्होंने भी कैटेगरी जो मैंने जैसे यहाँ लिखा है वही चीजें पूछी थी, लेकिन वो तो चलिए रट्टी रटाई थी, वो तो बता दी। लेकिन ऑडिट के ऊपर ना वो काफी कर रही थी कि अच्छा कैसे करोगे, और वो मतलब शी वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो है पूरे पूरे हॉल से सेटिस्फाइड नहीं थी। आई डोंट नो उनका कोई क्या मसला था, या उनको ऑडिट समझ नहीं आता, या हमें सबको ऑडिट समझ नहीं आ रहा था। आई डोंट नो क्या मसला था, मुझे नहीं उनकी समझ आई। बट हमने जो टिपिकल इसका राउंड पढ़ा हुआ है, हमने तो उसी सर्कल में मैंने सब कुछ बताया, प्रॉपर एथिकल कमेटी एंड एवरीथिंग, और रिकमेंडेशंस तो खैर उसी में मुझे नहीं समझ आया, उनको मेरी समझ आई ना मुझे उनकी, और ना उनको सबकी, तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस जो मुझे सेन में आया मैं बोल के आ गई थी। तो आई डोंट नो कि वो क्या चाहती थी, वो कुछ उनका अपना ही कुछ चल रहा था, मुझे नहीं ज्यादा उनकी समझ आ पाई। और अच्छा मैडम, शॉर्ट केस जो था ना उसके अंदर हैवी मेंस्ट्रुअल फाइब्रॉइड। अच्छा इसके अंदर है, शुरू में तो अभी बात इरेगुलर साइकिल था उसका, वो मैंने देखा, हाइपरटेंसिव थी, 18 वीक साइज मास। और अच्छा शीट्स वगैरह प्रॉपरली वहाँ पे पड़ी हुई थी, बस ये कि जाती बस शीट